नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जैसे जैसे बढ़ती ब्याज दरों का दौर शुरू हो रहा है, वैसे ही एफडी के निवेशकों की आंखें चमक रही हैं कि अब तो उनको अपनी फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन सिर्फ ब्याज दरें बढ़ने का एफडी से नाता नहीं है। क्या आपको अपनी एफडी में निवेश करके बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न मिल रहा है? क्या महंगाई को मात देने वाला रिटर्न आपके फिक्स डिपॉजिट दे रही है कि नहीं? इन बातों का भी तो ख्याल रखना है। तो एफडी से बेहतर निवेश के विकल्प आपके पास और कौन से हो सकते हैं? एफडी में भी अगर निवेश करना है तो कितना निवेश रख सकते हैं? एफडी से अगर पैसा निकालना भी है तो कहां पर निवेश कर सकते हैं? इन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट है उनका परिचय करा दे। आनंद राठी, वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु की आज के इस पेशकश में। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि एफडी अचानक से बड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब तो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने ही वाली हैं, तो क्यों ना अब ज्यादा से ज्यादा एफडी कराई जाए, क्योंकि जो पहले कम ब्याज मिलता था वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में शायद बढ़ता ही चला जाए, क्योंकि वापस जितना लो इंटरेस्ट रेजिम में थे, कम से कम उतना तो हम बहुत जल्द आने वाले हैं नहीं। इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं, इस टाइम पे एफडी सही या नहीं? स्वाति जी, एफडी तो कभी भी सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एफडी की जो करंट दौर है, जहां पे एफडी के ब्याज दरें बढ़ने की गुंजाइश है और बढ़ भी रही हैं धीरे धीरे। बैंक जब भी एफडी की रेट बढ़ानी होती है वो धीरे बढ़ाती हैं, लोन का ब्याज जल्दी बढ़ा देती हैं ताकि उनकी कमाई थोड़ी ज्यादा हो। तो पॉइंट वन, आज जो एफडी रेट्स हैं 6.5-7%। महंगाई का जो आंकड़ा आया था 7.8 आया था, अब लास्ट आंकड़ा 7% का है। तो एफडी कभी भी महंगाई को मात नहीं दे पाएगी। जैसे आपने कहा स्वाति जी, प्री टैक्स बेसिस पे भी महंगाई को मात नहीं दे पाती एफडी। अगर लास्ट 20 साल का डेटा देखें और महंगाई को देखें और एफडी के ब्याज दरों को देखें, तो एफडी की ब्याजें हमेशा महंगाई से कम ही रही हैं हर साल, स्पेशली ऑन द पोस्ट टैक्स बेसिस। सो मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाना अपने पैसे पे अनिवार्य है एंड कंपलसरी है। हर निवेशक को अपना पैसा थोड़ा अच्छा मैनेज करना चाहिए। एफडी में माना कि दिमाग नहीं लगाना पड़ता, एक बार एफडी कर दी, छोड़ दिया और कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक अच्छी सरलता जरूर है एफडी में, बट ऐसे दौर में अगर पैसे को मैनेज ना किया जाए तो आर्थिक लक्ष्यों को मीट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि महंगाई से पेस नहीं रख पाती एफडीज। बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि एफडी में क्योंकि सरलता है, कम जोखिम है, इसलिए नो ब्रेनर जैसे कहते हैं इसको, कि ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पैसे कहाँ रखने, एफडी कर दो और कोई टेंशन की बात नहीं है। और एफडी में अलग अलग क्योंकि टेन्योर्स भी होते हैं, तो आप छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी एफडीज, अवधि के एफडीज भी कर सकते हैं। कितने भी छोटे छोटे अमाउंट्स की एफडी कर सकते हैं और तोड़ना उसको आसान भी होता है, ये तो ठीक है। लेकिन जैसा आपने बोला कि महंगाई को मात देने के लिए फिक्स डिपॉजिट शायद एक अच्छा विकल्प ना हो आजकल के टाइम में, तो वो अच्छा विकल्प है क्या, ये समझना जरूरी है। और कौन से स्ट्रैटेजीज के तहत हमें उन विकल्पों को चुनना चाहिए। मसलन अगर मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो मुझे किस तरीके के एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए, या मेरा एक एसेट क्लास मिक्स क्या होना चाहिए, या अगर मैं बहुत ही एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तब मेरा एसेट क्लास मिक्स जो है वो किस तरफ होना चाहिए, ये शायद निवेशकों को समझना बेहद जरूरी है। यस स्वाति जी, बिल्कुल सही कहा कि अगर एफडी से अच्छा रिटर्न कमाना है तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक तरफ पूरा कम जोखिम से कम जोखिम से आप सीधे इक्विटी में पहुंच जाए। तो एक एसेट मिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, अवधि भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके पास सिर्फ 1 साल है तो आप एफडी में ही बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 साल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास लंबी अवधि है, फॉर एग्जाम्पल एफडी 5 साल की भी होती है, अगर 5 साल की अवधि है तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। सो पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा इक्विटी में डालना पड़ेगा, थोड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना पड़ेगा, थोड़ा डेट म्यूचुअल फंड्स जो गवर्नमेंट पेपर्स खरीदते हैं उसमें डालना पड़ेगा, और एफडी से निकलना पड़ेगा आपको। सो पॉइंट वन ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर सबसे कम जोखिम भी कोई लेना चाहे और अपने पैसे को लंबी अवधि के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करे म्यूचुअल फंड के द्वारा,
तो ऑलमोस्ट 6.5%, 6.25% टैक्स के बाद मिल सकता है। तो उसमें भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसमें भी आपको जोखिम नहीं होता है। सो बहुत सारे विकल्प हैं। सो बट रिस्क एपेटाइट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी अवधि समझना जरूरी है। क्या आप थोड़ी सी मार्केट की उतार चढ़ाव टेम्पररी सहन कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ये जो सहन शक्ति की वजह से जो रिटर्न और वेल्थ क्रिएशन मिलेगी, उसको आपको भरपूर मुआवजा मिल जाएगा कि आपने शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी को सहन किया। So risk appetite is very critical, Swati ji, but there are so many better avenues to better manage your money than जो आपने कहा no brainer। यही अल्फाज का मैं ढूंढ रहा था। नो ब्रेनर करने के बदले आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो इससे बेहतर रिटर्न आप कमा सकते हैं। आज के दौर में बेहतर रिटर्न की ज्यादा अहमियत है, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। बिल्कुल। और अगर हम कुछ और ऑप्शंस की बात करें और उनके एवरेज 5 रिटर्न्स को देखें, जो आपने अपनी चर्चा में बीच बीच में शामिल भी किया फिरोज, एफडी के अलावा जो डेट में ही विकल्प हमारे पास है, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर सरकारी बॉन्ड्स हैं, उसका टेबल भी हमारे पास है, अभी दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं। कॉर्पोरेट एफडी है, सोना है, गोल्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसके अगर अब हम एवरेज 5 रिटर्न की तुलना करें अगर इनकी, और अपने ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन तमाम ऑप्शंस को अगर हम एक वे करें ऑप्शंस को, तो क्या आपको लगता है कहां पर किस तरीके का निवेश सही है? स्वाति जी, अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे आपने पहले भी कहा था, अगर कोई आज की करंट स्थिति में सिर्फ एफडी में पैसा लगाते हैं तो 6% की प्री टैक्स एफडी मिलती है। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, जो कि 10 लाख से ज्यादा की कमाई आपकी साल भर में हो रही है, तो आपको आफ्टर टैक्स सिर्फ 4.2% मिलता है। डेट फंड्स में आज की करंट सिचुएशन में जो डेट फंड्स हम रेकमेंड करेंगे, उसमें ऑलमोस्ट आपको 7% पोस्ट प्री टैक्स मिल सकता है। और क्योंकि डेट में इंडेक्सेशन और इसका फायदा होता है, तो आपको 6.4% पोस्ट टैक्स मिल सकता है। अगर आप एफडी से एक कदम आगे जाएं और डेट म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला खरीद लें, जो 5 साल के लिए होल्ड करें, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इक्विटी शामिल कर सकते हैं, 90% भले ही आप डेट में रखें, 10% जो कि बहुत कम मात्रा होती है इक्विटी में भी डालें, तो आपकी प्री टैक्स रिटर्न 7.7 पे पहुंच सकती है। एफडी की जो 6 है, 7.7 सिर्फ 10% की मात्रा से इक्विटी की। अगर कोई और 2 कदम और 10 साल की अवधि हो, 7-8 साल की अवधि हो, तो आप अगर 50-50 करें, डेट और इक्विटी का दोनों का एक मिश्रण बनाएं, आधा आधा करें, तो आपको 10.5% की प्री टैक्स रिटर्न और 9.3 की पोस्ट टैक्स रिटर्न मिल सकती है, जो एफडी से दुगनी हो सकती है। बट इनमें बशर्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अवधि 4-5 साल की मिनिमम होनी चाहिए और आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी की सहनशीलता अपने अंदर लानी पड़ेगी, ये लास्ट ऑप्शन में। एब्सोल्युटली। तो प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना फर्क है, ये समझना बेहद जरूरी है, जो कि फिरोज बता रहे हैं कि आपको सिर्फ ये देखना नहीं है कि उस टाइम पर कितनी ब्याज है, लेकिन टैक्स कटने के बाद आपको आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है वो समझना जरूरी है। और वो एफडी में, डेट म्यूचुअल फंड में कितना डिफर करता है, ये साफ तौर पर आप इस टेबल के जरिए भी देख रहे हैं। जो आपने अलग एसेट क्लास के मिश्रण लिए हैं यहाँ पर फिरोज, इसमें मैं आपसे समझना चाहती हूँ, 90% डेट और 10% इक्विटी म्यूचुअल फंड का जब एलोकेशन हम कर रहे हैं, तो प्री टैक्स रिटर्न हमें 7.7 पड़ रहा है, वही पोस्ट टैक्स रिटर्न 11.9 पर आ रहा है। इक्विटी और डेट के म्यूचुअल फंड के एलोकेशन में जब हम दोनों को 50-50 करते, जैसे आपने जिक्र किया, तो वो प्री टैक्स 10.5% आ रहा है, पर पोस्ट टैक्स वो 9.3% आ रहा है। इसको थोड़ा समझाएंगे कि ये एलोकेशन से हमारा प्री और पोस्ट टैक्स रिटर्न और रियल रिटर्न ऑन प्री टैक्स बेसिस कितना बदलता है? यस स्वाति जी, लेट्स टेक द एग्जांपल जो 50-50 इक्विटी और डेट में मिक्स कर रहा है, उसमें इक्विटी की जो पोटेंशियल है वो 14% की रिटर्न देने की क्षमता है इक्विटी की। स्पेशली आज की करंट जो मार्केट दबी हुई है, ऐसी एंट्री लेवल्स पे आपको इक्विटी से 3-5 साल की होल्डिंग पीरियड पे 14% की आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, और डेट म्यूचुअल फंड पे 7% की आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे फंड्स हैं, उसमें से 1-2 मैं बता भी दूंगा। आपके आधे पैसे पे 7 मिलेगा,
और दूसरे आधे पैसे पे 14 मिलने की संभावना है। तो इन दोनों को अगर हम 50-50 करें तो 10.5% की प्री टैक्स रिटर्न आती है। अब चलते हैं पोस्ट टैक्स पे, क्योंकि इक्विटी पे सिर्फ 10% की टैक्स लगती है और डेट फंड पे टैक्स जो लगती है वो इंडेक्सेशन के बाद लगती है। इंडेक्सेशन का ये मतलब है कि जितनी महंगाई होती है उतने पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता, उसकी टैक्स की रियायत को इंडेक्सेशन बेनिफिट कहते हैं। तो आपकी जो डेट फंड की जो टैक्सेशन है वो 4-5% की टैक्स लगेगी एंड इक्विटी की 10% की टैक्स लगेगी। तो एवरेज टैक्सेशन कंप्यूट करो तो 9.3% पोस्ट टैक्स मिलता है। और एफडी में जब हम लगाते हैं पैसा तो हमारी टैक्स हमारे स्लैब के हिसाब से सीधे लग जाती है और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसीलिए 50-50 के पोर्टफोलियो में आपको 10.5 प्री टैक्स और उस पे जो टैक्स लगता है इक्विटी का टैक्स, इक्विटी के टैक्स रेट पे, डेट का टैक्स उसके टैक्स रेट पे लगाने के बाद जो हमने हिसाब किया तो 9.3% की रिटर्न मिलने की अच्छी खासी संभावना है ऑन अ 50-50 पोर्टफोलियो ऑन अ 3 to 5 year होल्डिंग पीरियड। स्वाति ओके। अब कई निवेशकों का पिछले 2 साल में ये जो एसेट एलोकेशन है या एसेट का मिक्स है जो आपने बताया वो काफी ज्यादा डगमगाया है। बाजार महंगे भी हुए, बाजार सस्ते भी हुए, वैल्यूएशन बदलने से इक्विटी डेट का जो एक उन्होंने एलोकेशन किया वो काफी ज्यादा बिगड़ा। तो इसको वापस पटरी पर लाने के लिए रीबैलेंसिंग कब कब किसी को करनी चाहिए, यूं कहें कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव की जरूरत कब पड़े? स्वाति जी देखिए, जब भी आपको रीबैलेंस करना हो, करंटली समझो आपका एलोकेशन आपने निर्णय लिया था कि आधा पैसा डलेगा इक्विटी में और आधा डलेगा डेट। मार्केट तो मार्केट है, ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी। अगरचे मार्केट ऊपर चली जाए अगले 6 महीने में तो आपका जो 50% इक्विटी में लगे हुए हैं वो तेजी से बढ़ जाएंगे। और अगर वो 60 हो जाते हैं और डेट की मात्रा सिर्फ 40 रह जाती है क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका बढ़ गया है, तो जब भी ये 50 से 60 हो जाए तो आपको रीबैलेंस करके वापस 50 पे लाना है। या फिर इक्विटी की मात्रा 50 से घट के 40 हो जाए तो वापस 10% का अंतर हो गया जो आपने सोचा था और जो हकीकत हुई है, तो आपको वापस रीबैलेंस करना है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी, जब भी आपका एसेट एलोकेशन 10% से गड़बड़ा जाए तो आपको रीबैलेंस करके वापस जो निर्णय किया था 50-50 पे लाना पड़ता है। सो रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी हैज टू बी व्हेनेवर योर एसेट एलोकेशन चेंजेस बाय 10%। ओके। तो किसी एक एसेट एलोकेशन के रेशो को अगर समझाते हुए आप हमें कुछ फंड्स बताएं कि कैसे इक्विटी टू डेट रेशो में हम अलग अलग फंड्स के एलोकेशन को मैनेज कर सकते हैं, तो शायद निवेशकों को और ज्यादा बेटर समझ में आ जाए कि वो कैसे अपने पोर्टफोलियो को इस टाइम पर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर बताइएगा फिरोज कि ये पोर्टफोलियो क्या रेशो जो आप सजेस्ट करने वाले हैं वो कैसे निवेशकों के लिए है, अग्रेसिव है, मॉडरेट है कि कंजर्वेटिव है, और कितना एलोकेशन इक्विटी टू डेट का रहेगा अलॉन्ग विद फंड्स? यस स्वाति जी देखिए, हमने 50-50 की बात की, 90-10 की भी बात की, 80-20 की मैं अब रेशियो देने जा रहा हूं। मेरे हिसाब से ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए होगा और उस इन्वेस्टर के लिए होगा जिसके पास अवधि 5 साल से ऊपर हो। अगर 5 साल से कम की अवधि है तो आप 10-90 में जा सकते हैं, 50-50 में जा सकते हैं, 80% इक्विटी में नहीं निवेश कर सकते। सो दिस इज एन एग्रेसिव पोर्टफोलियो विच आई एम सजेस्टिंग स्वाति जी। और उसमें 5 इक्विटी फंड्स दूंगा और 2 डेट फंड्स दूंगा। 5 इक्विटी फंड्स में जो मात्रा होगी वो 80% जो पैसा है वो ये 5 फंडों में लगना चाहिए आइडियली। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, उसमें 20% अपने पैसे लगा सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, उसमें 15% अपने पैसे लगाएं। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम है जिसमें मध्यम वर्ग की कंपनियों में पैसा लगता है। पंकज टिब्रेवाल जी इसको मैनेज करते हैं, बहुत अच्छा स्कीम है, 15% वहां जा सकता है। अब 2 एसबीआई की स्कीम्स बता देता हूं क्योंकि एसबीआई लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इंडिया की म्यूचुअल फंड हाउस है, इसलिए उनकी 2 स्कीम्स चुनी है। एसबीआई कॉन्ट्रा, करंट मार्केट स्थिति में वो कॉन्ट्रेरियन बेट लेता है, उसमें 10% पैसा। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, इनके जो फंड मैनेजर है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर है, आर श्रीनिवासन उनका नाम है, वो सीआईओ भी हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के, उसमें 20%। तो ये अगर हम टोटल करें तो ये 80% पैसे हो जाते हैं।
और बाकी 2 डेट स्कीम्स जिसमें 10% ईच होगा आईडीएफसी गिल्ड 2027 इंडेक्स फंड। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर खरीदे जाते हैं, बॉन्ड खरीदे जाते हैं और 5 साल के लिए फंड मैनेजर उसको भूल जाता है और उसको ग्रो करने का वक्त देता है। और दूसरा है एबीएसएल निफ्टी एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का अप्रैल 2027 का एक फंड है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया जाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ का ये जो स्कीम है उसमें 10%, तो इनको कुल मिला के आप 100% की बात कर रहे हैं। 80 इक्विटी, 5 स्कीमें और डेट में 2 स्कीमें 10% ईच। रोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी, वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। मिस्टर संतोष मेहता इस वक्त हमारे साथ है। संतोष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के हमारे शो में। आपने हमें मेल तो भेजा है अपने सवाल के साथ, आपका एक डिटेल्ड सवाल हमें मिला है जो कि आप रिगार्डिंग क्लेम ऑफ आपके जो लेट हस्बैंड है उनके अकाउंट को लेकर और कुछ डीमैट जो उनके पास शेयर थे उनको लेकर पूछना चाह रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप अपना सवाल जरा डिटेल में हमें फिर से बताएं सो दैट थोड़ा हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी आपके सवाल की, और मैं हमारे एक्सपर्ट से उनका जवाब जानूंगी। बताइए। जी मैडम, ऐसे है कि हमने मेरे हस्बैंड ने मेरठ में वो पोस्टेड थे, तब उन्होंने एक रिक्वेस्ट दी थी आईसीआई बैंक में। ही वाज अ बैंकर अर्लियर, देन आईसीआई अप्रोच्ड देम and he opened a demat account as well as saving bank account. Initially the request for joint account. Even my documents were taken. I went from Delhi to Meerut and my documents, but unfortunately the account was opened in the single name of my husband and I was kept as a nominee in that account. Then in a gap of 10 days or so, they opened the demat account but did not put any nomination or did not add my name. और उसमें the form was filled up by the lady of the ICI bank only, and my documents were also taken that time. Then we came to know that again when my husband retired and I also retired, we went to the New Delhi branch of ICI Bank Malviya Nagar and we deposited our all this change of address and change of home branch and our mobile number as well, and my nomination also. Even then I submitted my documents and my husband, we both submitted our documents. Then again this ICI did was they changed the home branch address only in saving bank account, did not change in the demat account, and the phone number, demat the account. messages are coming on the changed mobile number, but they deny to accept that the mobile number was changed, and they did not change the home address in the demat account. Saving mein khara, partially they did the work, did not do the full work. And when my husband unfortunately expired, we went to the branch, we approached them. Then they told us, you open a new account and we will transfer the shares smoothly. But when I said I opened the account, again the nomination was not done in my demat account. And no Aadhaar. On the basis of the Aadhaar in 2021, they opened my new account on the basis of the Aadhaar, but they did not mention the Aadhaar and did not give me any demat account. New account mein mere ko they did not give me anything, not user ID, nothing. On their own they to activate the account, they on their own they purchase some ETF, something like that, and that I objected to it. Even then they did not nominate, put the nomination in the new demat account. This is a false practice of the ICI bank. Who should I approach, madam? They are troubling me. They are not giving me my saving bank account balance, in which they say they are having the nomination, and they did not do the nomination in our demat account. And I am helpless, madam. I am a senior citizen, a widow, more than 66 years of age. What should I do? How to get my money? How do I get my share? संतोष जी, मुझे बस एक बात आपसे पूछनी है। आपने कोई भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट दिया है बैंक में, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कोई विल हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ट्रांसफर ऑफ? मेरे पास बिल कोई नहीं है। मैंने उनको, मेरे पास सिर्फ एक स्लिप थी छोटी सी, जिसके ऊपर वो उन्होंने दिया था, वो मैंने देखा। कहते कि ये हमारे छोटी सी स्लिप थी मैडम, जो इन्होंने हमें एक्नॉलेजमेंट की दी थी।
और एक्सेप्ट कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं मिला। ठीक है। और कहते थे फोन नंबर भी चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा आप मुझे इसके ऊपर का पोर्शन दे दीजिए, जो स्लिप आपने मुझे दी है उसके ऊपर का पोर्शन मुझे दीजिए, जो टीयर ऑफ करी ठीक थी है। आपने, वो नहीं ठीक है है। मेरे को देते। ये मेरे को ओके। कुछ नहीं देते मैडम, मेरे शेयर्स भी नहीं ट्रांसफर नहीं होते। तो मैं बैंक ने किसको कोई approve डॉक्यूमेंट्स, बैंक ने कोई डॉक्यूमेंट संतोष जी आपसे नहीं मांगे कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी पैसे ट्रांसफर मैडम, वो करने तो- के लिए, रकम मैडम, वो क्लेम तो- करने के लिए, या नहीं, डीमैट नहीं, अकाउंट से शेयर वो तो निकालने मेरे के को- लिए, क्लेम मैडम, करने के अब लिए? वो तो ऐसे है ना, वो झूठ बोलते हाँ। हैं। अब वो मुझे कह देते हैं आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लाइए। व्हाई शुड आई बी पेनलाइज्ड व्हेन इट इज द ठीक। फॉल्ट ऑफ द बैंक? व्हाई शुड आई बी पेनलाइज्ड? वेयर शुड आई गो टू गेट पर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। इसलिए हम करेंगे। अब मेरी क्या गलती Okay. है मैडम? अब मेरे हस्बैंड की या हमारी क्या गलती है? ठीक है। और मैं ये मैं नए- मैं मैडम, हमारे ये एक्सपर्ट nomination- फिरोज अजीज हमारे साथ हैं। बिल्कुल संतोष जी, हम कोशिश करते हैं आपको एक सही मार्गदर्शन देने की कि आप अब कर क्या सकती हैं। फिरोज, आपने डिटेल में इनका सवाल पूछा, जानना इनसे समझना जरूरी था कि करंट स्टेटस क्या है, और आई एम श्योर कई लोगों की ऐसी कोई परेशानी होगी जो हम तक पहुंचाना चाह रहे होंगे। तो आप प्लीज बताइए संतोष को कि वो अभी क्या कर सकती हैं। मिसेस मेहता को जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आफ्टर द डिमाइस, आपके हस्बैंड के डिमाइस के बाद जो आपकी सेविंग्स अकाउंट है वहां तो नॉमिनी है, तो वो पैसे तो आपके पास आ ही जाएंगे। डीमैट में जो नॉमिनेशन अपडेट नहीं हुआ है, बैंकों में जनरली जो सिक्योरिटी डीमैट होते हैं वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का होगा, इन दिस केस आईसीआईसीआई बैंक में बैंक अकाउंट होगा। तो आपके पास जो पहला जो एक्नॉलेजमेंट का जो लोअर पोर्शन ऑफ द स्लिप है वो आप ऑफिशियली उनसे मांग सकते हैं। और अगर आपको वो उसकी पूरे की कॉपी नहीं देते, बैंकों का ये फर्ज बनता है कि वो पूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी रखते हैं, तो वो कॉपी रिट्रीव कर सकते हैं वो अपने इंटरनल सिस्टम से। सो पॉइंट वन, उनको आप ऑफिशियली लिखिए कि मुझे इसकी ओवरऑल वो डॉक्यूमेंट की पूरी कॉपी चाहिए। आप के पास दूसरा एक चारा है कि बैंकिंग का ओम्बड्समैन होता है, जहां पे आप अपनी कंसर्न्स को रेज कर सकते हैं। तो ओम्बड्समैन में आप लिखें और इसकी पहले आप पूरी डॉक्यूमेंट लें। अगर उसमें नॉमिनेशन फील्ड है तो ऑटो जाहिर सी बात है कि डीमैट में वो अपडेट कर सकते हैं और आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सो पॉइंट वन, यू हैव टू ऑफिशियली कम्युनिकेट एंड उसकी एक कॉपी जरूर मांगे। ये अच्छी बात है कि आपके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट की स्लिप है, माना छोटी सी स्लिप है बट उस स्लिप में नंबर जरूर होता है। वो नंबर से उसका मेन डॉक्यूमेंट रिट्रीव होने की अच्छी खासी संभावना होती है। तो आपको ऑफिशियली लिखना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस में आप जाके मिल नहीं सकते, बट आपको ऑफिशियली लिखेंगे तो उसमें ऑफिशियल रिस्पांस देने का उनका फर्ज है। आप ओम्बड्समैन, एक कंप्लेंट जगह होती है जहां पे आप ओम्बड्समैन की हर बैंक की ब्रांच में ओम्बड्समैन के ईमेल आईडीज और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखे होते हैं, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। बैंकिंग ओम्बड्समैन को आप लिखें और इसकी एक कॉपी लें। अब कॉपी मिलने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिर नॉमिनेशन उसमें फील्ड था या नहीं था। अगर फील्ड था तो आपका हक बनता है कि डीमैट में उसको अपडेट आज भी करा सकते हैं अगर वो अपडेटेड नहीं है। अगर उसमें फील्ड नहीं था तो आपके पास एक ही चारा होगा कि आप अपनी सक्सेशन सर्टिफिकेट या एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कोर्ट से। अगर मिसेस मेहता, आप ये बताएं कि बिल है सर की, बिल थी या नहीं? बिल नहीं सर, मैंने अप्रोच किया था उनको, मैंने चेयरमैन को भी लिखा था, लेट मी टेल यू, बट दे ओनली डू द कॉपी पेस्ट, दे डोंट एग्री दैट द फोन नंबर इज चेंज। मेरे को आईसीआई डायरेक्ट से मैसेज आता है उस फोन नंबर के ऊपर, चेंज नंबर के ऊपर, और मेरे को एनएससी से आता है, आईसीआई सिक्योरिटी से मैसेज आते हैं। आई सेड आई एम रिसीविंग द मैसेजेस ऑन द चेंज मोबाइल नंबर, बट दे डिनाई टोटली। They deputed one officer, the chairman के साथ में जब मैंने लिखा, he gave me in the writing that there is no change in the phone number. They are denying the fact. What can I do? And they are just in my new account also, they did not put the nomination in 2021 when it is mandatory. They are not doing it. We are otherwise we bankers, we know the nominations. फिरोज क्या कर सकते हैं जब बैंक की तरफ से कोई एक कॉर्डियल बिहेवियर या फिर उनकी तरफ से कोई एक सही रिस्पॉन्स या सटीक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर कंप्लेंट का प्रॉपर एक पेज खुलता है जहां पर आप अपने ईमेल के साथ पूरी आप
अपना कंप्लेंट लिख सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है, या फिर किसी से मिलने का तरीका, बिकॉज सिंस शी सीनियर सिटीजन, या किसी की मदद वो ले सकते हैं यहाँ पर? देखिए स्वाति जी, आई थिंक ओम्बड्समैन, बैंकिंग का जो ओम्बड्समैन है वो बहुत एफिशिएंट है। क्योंकि बैंकिंग जो सिस्टम है आरबीआई रेगुलेटेड है, तो आपकी आवाज सुनी जाती है ओम्बड्समैन में। मैं भी अर्जों बैंकों में काम कर चुका हूं, एंड ओम्बड्समैन की जो शिकायतें हैं वो बहुत एफिशिएंटली एड्रेस होती हैं। माना कि आपने हाईएस्ट अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व किया होगा, फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं मिला है, तो आपको जरूर बैंकिंग ओम्बड्समैन से संभावना इसकी सोल्यूशन की ज्यादा होती है। और रहा सवाल, आपको फिर भी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें 6 महीने साल भर निकल जाता है। तो जैसे आप ये पैरेलली कर रही हैं, उसको भी आप करने तो की उससे इनकी मुसीबत आसान हो जाएगी। यस। और क्या होता है कि मार्केट तो सक्सेशन सर्टिफिकेट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट संतोष जी, एक तो वो आपको लेना चाहिए। दूसरा, एक बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप शिकायत जरूर कीजिए, किसी की आप मदद लीजिए। हम सजेस्ट करेंगे फिजिकली किसी की मदद लीजिए, अपने किसी रिश्तेदार या आपके बच्चे या किसी को साथ में ले जाइए, वहां पर थोड़े से पूरे प्रोसेस को समझिए, एक बार फिर से कंप्लेंट कीजिए, और कुछ ना हो, कुछ परेशानी, एक बार फिर से हमें आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपके जो भी आपकी परेशानी है इसको सब तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल समय इतना ही है। फिरोज, बहुत धन्यवाद हम करेंगे, आप हमारे साथ आज शामिल हुए। और मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।